आमिर इलियास राना साहब, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस आजम खान की स्टेटमेंट, जिसमें अभी कोई एक्यूज ही नहीं है, इसकी बुनियाद पर एक्यूज बनाया जाएगा या फिर एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद फिर यह स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल होगी उनके खिलाफ, जो कि अभी तक उस पैरामीटर पर पूरी नहीं उतरती जो काजी फैसल साहब ने और कानून ने सेट किया हुआ है। एक बड़े लीडर का चूंकि केस है, लिहाजा हम सबसे पहले उसकी चीट फाड़ पे आ गए हैं। ओहो जी केस बन गया जी, फलां हो गया। यहाँ पे निगरान जज बने और हाई कोर्ट का हक सलब किया गया कि वो एहतसाब अदालत को देखती, ये उनका काम था मॉनिटरिंग करने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को बना दिया गया नवाज शरीफ के केस में, जहां पे बाकायदा प्लान हुआ और उस वक्त के चेयरमैन नैब चौधरी कमर जमान को निगरान जज ने उनके डिप्टी चेयरमैन इम्तियाज ताजवर के जरिए मैसेज किया कि अगर हमारे रेफरेंस आपने खोले, फीते इनके खोले, तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत होगी और सजा दे देंगे हम। ठीक है जी, वो उन्होंने मनोमान उनको पैगाम दिया कि आप अपना टाइम गुजारें, 1 महीने का जो हमने दिया उसके ऊपर लेटर चढ़ाएं और एहतसाब अदालत को भेज दें। यहाँ ये भी हुआ। यहाँ अभी एक वो था इंटरनल मामला जिसके ऊपर इतनी सख्ती की गई। यहाँ पे है कि आपने पाक फौज के सरबराह को मतून किया, अमेरिका के साथ मिलकर साजिश का करार दिया, फिर आपने उसके अंदर कहा कि यहाँ तो आर्मी चीफ जो है वो जो हिफाजत करने वाला था, जो लेटेस्ट बयान है खान साहब का, वो खुद मिला हुआ था, तो हिफाजत क्या होती है। ये बहुत बड़ा केस हो जाता है जब डिप्लोमेटिक में कोर में जो हमारे अपने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर्स हैं, सफीर हैं, वो खत लिखते हुए अपनी हुकूमत को कतराएंगे कि यहाँ तो सियासत हो जाती है। अगर वो कोई चीज ठीक है या गलत है, उनका काम है और वो कोड में होता है, जिसे साइफर दिया जाता है नाम के, जी आप भेज दें और हुकूमत उसको चेक कर लें। अच्छा, DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था कि ये लेटर आते हैं, वो हमारे पास भी आया, हमने इन्वेस्टिगेट किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश किया और डिमार्च हो गया उसके बाद। ठीक है जी, यही कुछ हुआ था ना। उस पर खेलते रहे और जब खान साहब को जरूरत समझ आई कि इंसानी हकूक के हवाले से अब अमेरिका और मगरिब की जरूरत है, तो वो अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर करने लग गए और इस केस को भूल गए। अब ये फिर इस वक्त सामने आया क्योंकि उनको उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट से हर चीज में स्टे मिल रहा था, जो कि अब स्टे खत्म हो गया। आमिर साहब, दो सूरतें हैं ना। एक मिनट जी, मैं आपके सवाल के जो आपकी तरफ आ रहा हूँ, थोड़ी सी तमहीद बांधिए ना। इतना लंबा चौड़ा केस आपने अभी सवाल किया, तो मैं 1 मिनट आप थोड़ा सा सब्र कर ले, मैं आ रहा हूँ आपके खान साहब की तरफ, कोई इशू नहीं होगा, मैं बिल्कुल बात करूंगा। जी कहें। अब जब वो दफा 164 का CRPC का बयान दे दिया है और वो आ गया ना जराए से, और उसके ऊपर ये चीजें आ गई कि जी ये बयान है, पहले उन्होंने FIR खत्म कराई जो उनके फैमिली की तरफ से कराई गई थी कि वो अगवा हो गए हैं, वो खत्म हो गई, उनका बयान आ गया। अब जब ये 24 को बुलाया है शाह महमूद और असद उमर को, और 25 को बुलाया को, असद उमर ने अनाउंस कर दिया मैं जा रहा हूँ, वो मुबैना ऑडियो भी सामने आ जाएगी जिसमें आजम खान साहब का भी किरदार था कि हमने किस तरीके से खेलना है। अब तो सब चीजें इकट्ठी होकर चलेंगी ना, इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। तो अगर ये वादा माफ गवाह बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ये सच तो बता गए हैं ना मजिस्ट्रेट के सामने। वो झूठ सच जब FIA अदालत में लेके जाएगी तो जिरा का मौका दिए बगैर तो कुछ नहीं केस चलेगा आगे। ना तो आजम खान साहब छुप सकते हैं उससे, ठीक है, और ना के वकला को ये होगा कि जी आपने इनसे नहीं पूछना। वो विटनेस कटहरे में आएंगे, चाहे वो वादा माफ गवाह के तौर पे आए या वैसे आए कि चूंकि मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था और मैंने जो देखा वो मैंने बयान किया। वो झूठ बोले या सही बोले, देखिए सईद मेहदी थे बेनजीर भुट्टो के साथ उस वक्त CDA के चेयरमैन और नवाज शरीफ के उससे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अटक किले में जरदारी साहब ने, अहमद सादिक ने जब किताबें भर के उनके खिलाफ गवाहियां दी तो उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक वो है जो नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, हमारा चेयरमैन CDA है, और उसने अपने ऊपर लिया है कि मैंने जो फैसले किए मेरी जिम्मेदारी है। वहां भागे दूसरे मसूद महमूद का नाम लोग ले रहे हैं। आप फवाद हसन फवाद को देखें, जो नवाज शरीफ के साथ पहले दिन एडिशनल सेक्रेटरी PM ऑफिस आए, और जब वो हुकूमत चली गई नवाज शरीफ की और फिर शाहिद खकान अब्बासी की हुकूमत, यानी 5 साल मुकम्मल हुए, तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के भी और इनके भी, और उन्होंने 2.25 साल कैद काटी। पहले दिन उनके सामने कागज रखा, ये सारे हकायक आए हैं। फिर किरदार कुशी की एक ऐसी कहानी घड़ी गई, तौबा तौबा के जी वादा माफ गवाह बन गए, फलाना हो गया, जो चीज उन्होंने खुद हवाले की उसका कहा गया कि जी बरामद हो गई। और वो ये कि अगर एक साइफर जो है वो जलसे में लहरा दिया जाए तो वो तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी है, बिल्कुल ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर उस साइफर के कंटेंट जो है वो दुरुस्त साबित हो जाए और वाकई उस पर अमल दरामद हो जाए, तो फिर क्या उस पर इंक्वायरी भी नहीं होनी चाहिए? सवालात 134वें नंबर पे नीचे से टॉप पे आने वाली अदलिया पे उठेंगे
क्यों? आपके ब्रदर जजेस आपसे, आप अपने चीफ जस्टिस होते हुए ब्रदर जजेस के साथ फुल कोर्ट बनाना नहीं चाहते। आज तक चीफ जस्टिस के ऊपर जो बड़ा धब्बा होगा कि इनके होते हुए 17 जजेस पूरे नहीं हुए, पिक एंड चूज की बुनियाद पे। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसे नाम क्यों नहीं लेके आ जाते जिनके ऊपर सारे फ्री कैन खड़े हो जाए? आप क्यों आप आए सीनियरिटी की बुनियाद पे? आप चपड़ासी को भर्ती ना होने दें बगैर इश्तिहार के और जजेस को आप अपनी पर्ची पे ले लें। गलत बात है। मैं पूरी अदलिया से ये बात करता हूं। मेरा शुरू दिन से खालिद अनवर जब लॉ मिनिस्टर थे, मैं उस वक्त से कहता आ रहा हूं कि ये जो पिक एंड चूज का निजाम है, उसके बाद तो फैसले आए 96 वाला फैसला, उसके बावजूद ये जो आप खुद ब खुद सारा काम कर लिया कि जी चिट मैं दूंगा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट देंगे, सिंध हाई कोर्ट देंगे, पेशावर वाले देंगे। क्यों भाई? आप लोगों से क्यों नहीं पूछते कि इनका कंडक्ट क्या रहा बतौर जज, बतौर वकील? आपने हम सबको तो फंसाया हुआ है कि इश्तिहार दो और भर्ती करो, और जजेस भी आप पूछते नहीं। आपने इतना प्रेशर डाला कि पब्लिक सर्विस कमीशन से सिविल जजेस का केस ले लिया कि हम खुद भर्ती करेंगे। तो क्या इल्जामात नहीं आते? दूसरों को कहते हैं गैर जानिबदाराना टेस्ट हो, आप अपनी मर्जी से लेते हैं। आप इतने नंबर पे इसलिए हैं कि आपके अपने घर में सिस्टम और इंसाफ नहीं है। आपके ब्रदर जजेस आप पे उंगलियां उठाते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि 16 सितंबर का इंतजार कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि मॉनिटरिंग जज मौजूद हैं। आपने पॉलिटिकल जज एक ऐसी नजीर कायम की कि जी काजी फायद ईसा फलां केस नहीं सुन सकते, तो बाकी जिन पे एतराज है वो क्यों सुनते हैं? फिर आपको जजेस ही गैर जानिबदार करने चाहिए ना। और उसका हल ये था कि फुल कोर्ट करते। मैं और आप ये बहस ही ना करते, ये बहस खुल गई तो मगर आप पब्लिक में आके बैठा, क्योंकि आप जब अपने घर में इंसाफ नहीं फराहम कर रहे तो राणा साहब ये किस बुनियाद पर अब ये तवक्कुआत बांधना? तो चलें, बहुत अच्छी बात है कि चलें ये जो खराबियां सारी ये सितंबर में ठीक हो जाएंगी, बाय द एंड ऑफ सितंबर। देखिए मैंने ये नहीं कहा तवक्कुआत हम किस बुनियाद पर बांध रहे हैं कि ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कहा कि ये सवाल अदलिया का नीचे से टॉप पे आने की वजह से बना, और उसकी वजूहात हैं कि मेरे चैम्बर से आए, फलां के चैम्बर से आए जज, उसके बच्चे आए, उसके भतीजे आए। मैंने फलां साल तक की चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब यही काम करके गए ना। मेरे वो उस्ताद थे, उनका वो बच्चा है, ये उधर से थे, ये उसके साथी हैं। क्यों हो रहा है भाई? हमारा तो तड़पने का मसला ये है कि हमारे जजेस सारे एक जैसे हों, फायद ईसा हो, साकिब निसार हो, वो जस्टिस अताब बंदयाल हो, वो होने चाहिए इम्पार्शल। लेकिन बदकिस्मती है कि सब के सब पार्टियां बन गए कि एक तरफ झुकाओ, एक तरफ नहीं झुकाओ। आपको कहते हैं, मतलब इस सारे का हाल ये था कि लोगों ने ये तजवीज दी कि आप फुल कोर्ट पब्लिक में ना बनाएं, अपनी मीटिंग कर लें, ले आए। आपके 3-4 सीनियर जजेस के साथ आप बैठ नहीं सकते। ठीक है जी, आप वन मैन शो रखना चाहते हैं, जो सब कहते हैं ना ज़ियाउल हक था जी आइन में फलां फलां, तो ज़ियाउल हक के बनाए हुए 1980 के रूल्स के तहत सुप्रीम कोर्ट क्यों चला रहे हैं? जब आइन के तहत एक एक्ट बन गया है, उसको आपने स्टे कर दिया, वो रेगुलेट करने का कह रहा है। आपके ब्रदर जजेस को कह रहा है, क्या वो आज अगर वो स्टे खत्म हो जाए तो काजी फायद ईसा उसी के तहत नहीं करेंगे काम? क्या ये एक पर्सन स्पेसिफिक है या कोर्ट के वो रेगुलेट करने का है? तो ये सवाल हमारे मीडिया की तरफ से अब आने चाहिए। अब आप आ जाए कि जी साइफर सही है या गलत है, उसको सही समझते हुए, साजिश ना मानते हुए ये कहा गया कि डिमार्च किया जाए, जो दुनिया भर में तरीका रहा जाए। लेकिन यहाँ चूरन बेचा पब्लिक में जो 4.25 साल की हुकूमत की गलतियां थी वो आपने जीरो की, और आप हीरो बनने निकले और बन गए। लेकिन इसके बाद आपने फौज को मतून किया, और 9 मई के बाद आप तवक्को रखते हैं कि सारे लोग हाथ बांध के सामने खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। अब आपको जितने स्टे मिले थे, देखिए लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हो रहे हैं 1 by 1। आपको अदलिया के सामने पेश होना पड़ रहा है। आप वो अफसर हो गए थे इस मुल्क के अंदर साबिक वजीर आजम के तौर पे कि मैं नहीं जाऊंगा, जज इंतजार करें। जज इंतजार करते थे। अब आपको बुलाया जा रहा है, अब आपको थानों में जाना पड़ रहा है, आपको इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना पड़ रहा है, जो सब सियासतदानों ने किए। ये नतीजा है कि आप सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। पहले आप सियासतदानों को इदारों के जरिए मतून करा रहे थे, अब आप चाहते हैं वो इदारे फिर आपको लाड प्यार से लेके आए। आज भी की जो मुश्किल बनी हुई है, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर कोई लीडरशिप नहीं छोड़ी और फंसा दिया अपने आप को कि मुझे माफ करोगे तो ठीक है वरना नहीं। जी जी।